नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर के साथ। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी भी हो रही है। राज्य सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए, लेकिन फिर भी कालाबाजारी रुकती हुई दिखाई नहीं दे रही। और इतना ही नहीं, कई जगहों पर कोविड के इलाज में शामिल दवाइयों की कालाबाजारी की भी शिकायतें आ रही हैं। और इसके साथ ही अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है और अब इस ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी हो रही है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में कई दवा की दुकानों के ओवर रेटेड और कालाबाजारी होने के पर्दाफाश हुआ है। ड्रग्स विभाग द्वारा छापेमारी कर लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए टीके की भी कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत देश में है, तो ऐसे में कई राज्यों में इसकी कालाबाजारी की जा रही है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स और इसे खरीदने वाले लोगों की अगर माने तो करीब 5,500 रुपए की कीमत वाले इस इंजेक्शन को जरूरतमंदों के लिए 30 से 40,000 रुपए तक बेचा जा रहा है। और कहीं कहीं पर तो आपको बता दें कि इसे 1,00,000 रुपए में भी बेचा गया था। इस समय दवाओं की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जीवन रक्षक दवाएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो रही हैं। इसे रोकने के लिए सरकार को ठोस रणनीति बनाकर काम करना होगा। हालांकि सरकारों तक भी ये खबरें पहुंची हैं और सरकारें लगातार इस कालाबाजारी और इस कालाबाजारी को करने वाले लोगों की धरपकड़ में लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये कालाबाजारी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि पूरे देश से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर कोरोना से लड़ने के लिए जो हथियार है, भले ही वो ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या अन्य दवाइयां, उन सभी दवाइयों का हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि कालाबाजारी करने वालों ने आपदा के अंदर एक नेगेटिव अवसर उन्होंने ढूंढ लिया है। जो दवाइयां लोगों तक पहुंचनी चाहिए और कई समाज सेवी संगठन अपने अपने स्तर पर ये दवाएं और कोरोना से जुड़ी अन्य जो सामग्रियां हैं, चिकित्सीय जो सामग्रियां हैं, वो लोगों को मुफ्त भी प्रदान कर रहे हैं। कई राजनीतिक पार्टियों के मंत्री ये काम मुफ्त में कर रहे हैं, लोगों तक जरूरत की सभी चीजें पहुंचा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आपदा के अंदर भी अवसर ढूंढ रहे हैं। उन्हें पता है कि ये दवाइयां या ये सामग्रियां किसी की जान बचा सकती है, उसके बाद भी वो अपना घर भरने से नहीं चूक रहे। लगातार इस प्रकार की शिकायतें संपूर्ण देश में से आ रही और राजस्थान भी अब इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के भी कई जिलों से इस प्रकार की खबरें आ रही हैं। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से संवाददाता जितेंद्र डूडी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, कालाबाजारी करने वालों का ऐसा लगता है कि ईमान धर्म सब कुछ नष्ट हो गया है, क्योंकि आज कदम कदम पर जिन लोगों से भी हो सकता है वो अपनी अपनी तरीके से कोरोना से जूझते मरीजों और उनके परिजनों की मदद कर रहे हैं। कई समाज सेवियों ने इस तरीके के कैंप लगाए हैं। कई समाज सेवी सरकार के साथ मिलकर कोविड के हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अलग अलग जगह हम कह सकते हैं कि सामुदायिक भवनों में, खुले मैदानों में कोविड केयर अस्पताल वो बनवा रहे हैं। और कई समाज सेवी अपने अपने स्तर पर जैसे उनसे बन पड़ता है कोविड से रिलेटेड दवाइयां हो या अन्य सामग्रियां हो, वो लोगों को मुफ्त प्रदान कर रहे हैं। कई लोग अस्पताल के बाहर फूड स्टॉल लगा रहे हैं और मरीजों के परिजनों को खाना खिला रहे हैं। और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इस आपदा के अंदर एक नेगेटिव अवसर तलाश रहे हैं, क्योंकि उन्हें मतलब नहीं है कि भले ही किसी की जान जाती है तो जाए, हम तो हमारा घर भरेंगे। ऐसे लोगों के ऊपर सरकार सख्त जरूर है। कई जगह से ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ऐसे लोग बने हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जितेंद्र? बिल्कुल, निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे उमंग की ऐसे मामले जोधपुर में भी सामने आए हैं। पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई, एसओजी के द्वारा भी एक कार्रवाई की गई। जिस तरीके से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है या अन्य जो ऑक्सीजन मशीन है, उसकी तक की कालाबाजारी पूरे प्रदेश में हो रही है, यहाँ तक कि देश में हो रही है। लोगों को इस समय जो भावना एक जान बचाने की होनी चाहिए, वहीं लोग जो है दूसरी तरफ अपने घर की आमदनी बढ़ाने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये एक जो समाज के लिए कलंकित लोग हैं जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं।
एक तरफ भामाशाह अपनी पूरी जी जान जुटाकर अपने दम पर जो एक सेंटर बनाते हैं या कोई ऑक्सीजन मशीन भेंट कर रहे हैं या कोई कुछ और भेंट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो इस चीजों से कोई वास्ता नहीं रखते और अपनी घर भरनी या अपनी जेबें भरनों में ध्यान रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए पुलिस निश्चित रूप से जो है निगाहें बनी हुई है। पुलिस ने जोधपुर में भी कार्रवाई की, अन्य स्थानों पे भी कार्रवाई की, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये समय है एक जान बचाने का, इंसान के रूप में कार्य करने का। लेकिन जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक ये जो दर्द है, सिर दर्द, चाहे सरकार के लिए भी काफी घातक है और समाज के लिए भी बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। ये जो कार्रवाइयां हो रही है निश्चित रूप से एक ऐसे लोगों पर हो रही है, ऐसे जो करने वाले लोग हैं इन लोगों को समझना ही होगा, तभी इस समाज से ऐसे कलंकित लोग बाहर हो सकेंगे। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से पूरा प्रदेश और सरकार प्रशासन लगा हुआ है कोरोना की जो महामारी के अंदर लोगों की जान बचाने में जुटे हैं, इस समय हर एक व्यक्ति को यही समझ के आगे आना होगा कि मैं किस तरीके से किसी व्यक्ति की जान बचा सकता हूं या किस व्यक्ति की जो है इस जो कोरोना काल से बाहर निकाल सकता हूं। वो जब तक हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी, सब अपने आप में दृढ़ विश्वास करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हम इस कोरोना की जंग को नहीं जीत पाएंगे। निश्चित रूप से आज जो मुद्दा है कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कालाबाजारी का, और ये कालाबाजारी रुकनी चाहिए और ये तभी रुकेगी जब आम इंसान इसमें अपनी अहम भागीदारी निभाएगा। मैं उसको भी गलत मानते हैं हम जो इसको कालाबाजारी के लिए खरीदते हैं, लेकिन उसकी मजबूरियां होती है, उसको अपने परिवार के उस व्यक्ति की जान बचानी होती है। ऐसे लोगों को पुलिस से जो है बताना चाहिए ताकि ऐसे लोगों के ऊपर रोक लगाई जा सके। जी बिल्कुल जितेंद्र, और देखा जा रहा है कि ऐसे लोग जो कालाबाजारी करते हैं उनमें से कई लोगों ने अपने अपने एजेंट हॉस्पिटल्स के बाहर खड़े करे हैं। आप ये देखिए कि अगर ठीक है उन तक अगर कोई नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी वजह से, तो उन्होंने अपने एजेंट वहां हॉस्पिटल के बाहर खड़े कर रखे हैं और वो वहां पर ऐसे मरीजों को ढूंढते हैं जिन्हें इन कोविड से रक्षा करने वाली दवाइयों या उपकरणों की जरूरत होती है। और आराम, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे अभी आपने भी बताया कि कोई भी मरीज का परिजन है उसे जरूरत है अपने जो परिवार का आदमी है जो अस्पताल में भर्ती है और इस जानलेवा बीमारी से ग्रसित है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी कैसे भी हो हमारा जो मरीज है वो वापस घर पर आए। तो ऐसे में जितेंद्र ये भी देखा गया है कि कई लोगों ने उधार लिए हैं, कई गरीब तबके के लोग हैं उन्होंने कहीं से उधार लिए हैं, कई लोगों ने लोन लिए हैं और 40-40 हजार 50 हजार लाख रुपए तक उन्होंने इस चीज के लिए दिए हैं। जितेंद्र बिल्कुल उमंग, निश्चित रूप से आपकी बात सही है। ऐसा ही एक मामला जोधपुर में अभी कुछ दिन पहले घटित हुआ था। महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर एक मरीज को ऑक्सीजन की जो पाइप जो जिससे ऑक्सीजन आगे कन्वर्ट होके जाती है, उस पाइप के 15,000 वसूले गए। वो व्यक्ति अपनी जो है महिला अपनी पत्नी के जेवर गिरवी रख के उसने वो खरीदना पड़ा कि उसकी मजबूरी थी। ऐसे कई नेटवर्क है, ऐसे कई लोग हैं जो अपने एक नेटवर्क फैला रखा है, अस्पतालों के बाहर मतलब घुमाते हैं कि आप पता कीजिए कि किस व्यक्ति को किसकी क्या जरूरत है। उस व्यक्ति को ढूंढ के उससे जबरदस्ती मजबूरी का फायदा उठाकर इस तरह के कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस को भी एक सतर्कता टीम गठित करनी चाहिए कि पुलिस भी अस्पताल के बाहर एक अपनी अस्थायी चौकियां गठित करनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों से, मरीजों के परिजनों से को बचाया जा सके और ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके। जी बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अब प्रशासन को भी अब और सख्त होना होगा। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि प्रशासन इस बारे में कार्य नहीं कर रहा, कई लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खैर, बने रहिए जितेंद्र हमारे साथ बीकानेर से के सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रंजीता शर्मा हमारी संवाददाता राजसमंद से हमारे साथ जुड़ चुकी है। के सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी जोधपुर का हाल हमने जाना, वैसे ही बीकानेर में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस समय इस भयानक आपदा के अंदर मरीजों की जान का सौदा कर रहे हैं। इसे हम जान का सौदा करना ही कहेंगे क्योंकि जो पीड़ित व्यक्ति है उसके परिवारजन तो यही चाहते हैं कि कुछ भी हो, हमारा जो व्यक्ति है, हमारे घर परिवार का जो व्यक्ति है, हमारे जो यार दोस्त हैं, वो जल्द से जल्द अपने घर आए और वो कुछ भी करके उसे बचाना चाहते हैं और इसी चीज का फायदा इस तरीके के लोग उठा रहे हैं। हालांकि सरकार गंभीर है ऐसे लोगों के प्रति, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे के सिंह कि बीकानेर में क्या कुछ हालात देखे जा रहे हैं। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर की ये स्थिति है कि बीकानेर में ऑलरेडी 6
जो दवा स्टॉकिस्ट है वो पूरी तरह से उन्हें पकड़ लिया गया है और 3 लोगों को गिरफ्तार करके अजमेर भी भेज दिया गया है। ये सारी कार्रवाई है बीकानेर अजमेर के एसओजी की टीम के द्वारा की गई है और जो दिव्या मित्तल हैं एडिशनल एसपी, उनके द्वारा ये बड़ी कार्रवाई थी। उसके बाद अगर हम स्थिति को माने तो उसकी स्थिति को पीछे की देखने की कोशिश करें तो आप ये मान सकते हैं कि बीकानेर में जगह जगह पर इस तरह की कालाबाजारी खुलेआम देखने में आ रही थी। 800 से 2300 का जो इंजेक्शन है वो 40-40 हजार रुपए में बिक रहा है और अभी भी यही स्थिति है। कुछ लोग वे लोग हैं जो अभी भी बोलना नहीं चाह रहे। उनका ये कहना है कि हमारे मरीज की जान बच गई, हमारे रिश्तेदार की जान बच गई, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। लेकिन जो जिन लोगों की जहां नकली और इस तरह के जो इंजेक्शन थे, जिनमें जहां पानी मिला के इंजेक्शन बना के उनको दिया गया, जैसा कि कोटा में भी सामने आया, तो वो सब देखने में आता है, उसके चलते मौत हो जाती है। वहां पर कई चीजें हैं तो अपने आप में सवाल खड़ा करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कालाबाजारी जबरदस्त हुई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है बीकानेर की पुलिस की और बीकानेर के जिला प्रशासन की। इन सबको देखते हुए बीकानेर में एक तरह से रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी, जबरदस्त कालाबाजारी हुई है और अब जो 3 स्टॉकिस्ट और हैं उनको एक तरह से पकड़ना बाकी है, क्योंकि वे लोग उम्र दराज लोग हैं, उन लोगों को पूछताछ बराबर जारी है। और एक तरह से ये भी बात कही जा सकती है कि आम जनता से पकड़ से दूर है। जी बिल्कुल के सिंह, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं आम जनता को भी अब ये समझना होगा। हालांकि देखिए, किसी के भी परिवार का व्यक्ति अगर इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा है, अस्पताल में एडमिट है, गंभीर है, तो सबसे पहली बात तो हर एक व्यक्ति यही चाहेगा, आप और हम भी यही चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक होके अपने घर वापस आए। लेकिन कहीं ना कहीं इन कालाबाजारी करने वालों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई हालांकि की जा रही है, लेकिन अभी भी इनके पूरे नेटवर्क को पकड़ा जाना बेहद जरूरी। और सबसे पहले ये लोग उसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं जिनका कोई मरीज भर्ती है अस्पताल के अंदर गंभीर बीमारी के तहत। और अभी तो कोविड का दौर चल रहा है और कोविड के इस दौर में हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से जागरूक है, हम कह सकते हैं। इसीलिए इन जैसे लोगों का पता भी धीरे धीरे पड़ रहा है। लेकिन फिर भी जरूरत है आम जनता को भी जागरूक होने की। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको मिले तो आप सबसे पहले अपने नजदीकी थाने में जाएं या फोन से पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करें, ऐसे लोगों को पकड़वाएं, क्योंकि ये जान का सौदा ये लोग करते हैं। खैर, के सिंह जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते हैं राजसमंद का। रंजीता शर्मा लगातार हमारे साथ बनी हुई। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे राजसमंद में क्या कुछ हाल है, और गुजरात से भी अभी आप जाकर आए हैं, हम जानना चाहेंगे क्या वहां पर भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। रंजीता। उमंग, में बताना चाहूंगी राजसमंद के हालात बहुत बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र और सूरत के जितने भी प्रवासी थे वो राजसमंद में प्रवेश कर चुके हैं। उसके कारण राजसमंद की हालत बहुत गंभीर है जी। ये कारण कहा जा सकता है कि न रेमडेसिविर सिविर इंजेक्शन की मिल पा रहे हैं, न उनको ऑक्सीजन मिल पा रहा है। इनको आगे से आगे रेफर किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा जी। इससे ये है कि अभी इस समय में जो डॉक्टर लिखते हैं इनको 6 इंजेक्शन लिखते हैं और वो उसके मिल नहीं पाते हॉस्पिटल में। ये इनको मार्केट से खरीदना बहुत जरूरी होता है जी। और जिस इंजेक्शन की कीमत बहुत कम होती है और वो लोग 50,000, 60,000, यहाँ तक कि 1,35,000 तक भी इंजेक्शन खरीदे गए हैं अपने परिवारजन की जान बचाने के लिए। जी बिल्कुल। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ हुई है ऐसे लोगों पर? बहुत सारी जगह प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई है, कई जगह चोरी छिपे भी बेचे गए। लोगों को तो अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तरीके से ही अपने को खरीद के उनकी जान बचानी पड़ती है ना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में आप गुजरात भी जाकर आई हैं, राजस्थान में तो इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है ऐसे लोगों के ऊपर। गुजरात के क्या कुछ हालात हैं? गुजरात की स्थिति भी सेम है राजस्थान के जैसे ही, यहाँ पे भी कालाबाजारी लगातार जारी है। ऐसे में सप्ताह भर पहले भी 4 मेडिकल स्टोर वाले पकड़ाए थे। एक इंजेक्शन की 1,35,000 इंजेक्शन की कीमत लगाई इन्होंने और उसकी वजह से ये पकड़ा है। लेकिन कहीं जगह अभी भी कालाबाजारी बहुत जारी है। उमंग जी बिल्कुल। रंजीता, बिल्कुल आपने सही कहा। इस खबर पे आप नजर बना के रखिए, अपडेट के लिए फिर संपर्क करेंगे। और जाहिर सी बात है, ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें पकड़ना बेहद जरूरी है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़िए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रुक कर लेते हैं कोटा का, जहां से योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ महिपाल भी हमारे साथ उदयपुर से जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से जोधपुर, बीकानेर, राजसमंद की हमने बात करी है, वहां पर इस तरह के लोग हैं और वो मरीजों की जान का सौदा कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी सख्त है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर धरपकड़ भी की जा रही है, लेकिन अभी भी पूरा नेटवर्क इसका पकड़ना बेहद जरूरी है। कोटा के क्या कुछ हालात है योगेंद्र? बिल्कुल निश्चित तौर पर उमंग, जिस तरह से जोधपुर, राजसमंद और बीकानेर में जिस तरह के हालात सामने आए हैं, वही हालात कोटा में भी बने हुए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मरीज के परिजन हैं उनको बाहर से खरीदने के लिए यहाँ पर बोला गया है। और इसी तरह का मामला कोटा में सामने आया है। जो कोटा हार्ट अस्पताल है, जो कि जाना माना अस्पताल है, वहां पर एक महिला की मौत हो गई थी अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से। उसमें ये सामने आया था कि अस्पताल में जो महिला भर्ती थी माया, उसके परिजनों ने, उसके बेटे ने अपनी मां को बचाने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन वहां के जो नर्सिंग स्टाफ है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने धोखाधड़ी करी, नर्सिंग स्टाफ ने, या जालसाजी करी। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन महिला को लगाना था, उस महिला के रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर ली और रेमडेसिविर इंजेक्शन की जगह ग्लूकोज और पानी का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे महिला में इन्फेक्शन फैल गया और महिला की मौत हो गई। बहरहाल इस पूरे मामले में अब कोटा हार्ट अस्पताल के खिलाफ जवाहरनगर थाने में गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज हो चुका है, जिस पर पूरी जांच की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में जो 2 भाई शामिल थे नर्सिंग स्टाफ के, उनको भी पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है और वो अभी पुलिस की हिरासत में चल रहे हैं, पुलिस की गिरफ्त में चल रहे हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सबसे बड़ी बात जो साथी पत्रकारों ने बताया है कि अस्पतालों के बाहर जो जिस तरह से लगातार दलाल बैठे हुए हैं और लगातार वो इन्हीं मरीजों के परिजनों पर लगातार वो निगाहें रखते हैं कि किस मरीज के परिजन को ज्यादा समस्या आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदने की। हालांकि ये इंजेक्शन अस्पताल में इजीली मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की भी इसमें मिली भगत कही जा सकती है कि वो अस्पताल प्रशासन जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो मरीजों को मुहैया नहीं कर रहे हैं और बाहर से खरीदने के लिए उसको बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है, बाहर अगर आप खरीदोगे तो 40,000, 50,000, 70,000 तक का एक इंजेक्शन मिल रहा है, लेकिन अपने सगे संबंधी की, अपने बेटे की, अपनी माँ की, अपने परिजन की जो अस्पताल में भर्ती है, जिसकी जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है, उसको इंजेक्शन लगना है, तो कहीं ना कहीं वो उधार लेकर या घर के जेवरात बेचकर या जिस भी तरह से वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहा है। तो जिस तरह से कालाबाजारी कहीं ना कहीं पूरे कोटा में फैल चुकी है, तो इस पर प्रशासन की निगाह लगातार बनी हुई है। जो प्रशासन है लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे आज सुबह ही हमें एक जानकारी और मिली कि एक अस्पताल में कालाबाजारी जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के लिए रुपए की डिमांड करी है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रशासन लगातार निगाह बनाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात उमंग ये आती है कि अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जो चीज इजीली दवाई है वो अगर अस्पताल में मिल रही है, अगर आप उसको बाहर से खरीदने के लिए बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो महंगी मिलेगी। तो ये जो कालाबाजारी शुरू हो गई है और स्टॉक जिस तरह से अस्पताल प्रशासन ने रखना शुरू कर दिया है, तो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे मामले की तह तक जाया जाए तो जाहिर सी बात है काफी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हो सकते हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की तह तक जाना होगा और अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से अभी भी आपने उदाहरण दिया है कोटा हार्ट हॉस्पिटल का, हालांकि इसके बारे में प्रशासन अब पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है, जांच पुलिस की इसमें लगातार जारी है। फिर भी ऐसे लोगों का एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, कहीं ना कहीं इस नेटवर्क को ही ध्वस्त करना बेहद जरूरी है। गोपाल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी तमाम जगहों से कालाबाजारी करने वालों की खबरें सामने आ रही है, हालांकि उन पर अंकुश भी लगाया जा रहा है, कहीं कहीं से उनकी धड़ पकड़ भी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के क्या कुछ हालात है? उमंग, बताना चाहूंगा यहाँ पर कि जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा है। किसी भी प्रकार की कालाबाजारियों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि आम मरीज के परिजन भटकते रहते हैं, हर चीज के भटकते रहते हैं, ऊंचे ऊंचे दामों में उनको लेना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाना कहीं ना कहीं मिलीभगत को अंदेशा देता है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं, रेटों की बात करूं तो पीपीई किट और फ्लो मीटर, ऑक्सीजन वगैरह की रेट जो है 4-4 गुना तक बढ़ी हुई है, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं करना, कालाबाजारों पर कार्रवाई नहीं करना कहीं ना कहीं मिलीभगत को इशारा करता है।
बिल्कुल गोपाल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही भी यहाँ पर देखी जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्रामीण इलाकों तक भी ये कालाबाजारी करने वाले पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है गांव के लोग सीधे साधे होते हैं, वो ज़्यादा समझते नहीं हैं और इस वजह से उन्हें इस जाल में फंसाना बेहद आसान इन लोगों के लिए रहता है। तो अब पुलिस प्रशासन को न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि अब ग्रामीण इलाकों में भी फोकस करना होगा और इस नेटवर्क के एक एक आदमी की धरपकड़ बेहद जरूरी है। गोपाल, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं उदयपुर का। महिपाल लगातार हमारे साथ बने हो। महिपाल, उदयपुर में क्या कुछ हालात हैं ऐसे लोगों के? सर जी बोलिए। नमस्कार। आपको बता दूं कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के कई मानवता के सौदागर उदयपुर में सामने आए हैं जी, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और रेमडेसिविर की कालाबाजारी में नीचे के निजी अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उनके भी नाम सुर्खियों में रहे हैं जी। वर्तमान में देखा जाए तो रेमडेसिविर की उदयपुर में काफी किल्लत भी है और इन आरोपियों में गंभीर रोगियों से भी इंजेक्शन को 30 से 35 हजार से लगा के 45 हजार तक का वसूल किया गया है जी। इस मानवता को समझदार करते हुए बाकी के बात अगर आगे की जाए तो कई लोग रेमडेसिविर की जरूरत के सभी जी हेलो जी बोलिए। रेमडेसिविर की जरूरत सभी को है और ये सोचकर कि आपातकाली में इंजेक्शन को खरीद कर लोग बाग अपने घर में रखने की सोच रहे हैं जी। इसी के चलते इसकी कालाबाजारी की जैसे जैसे जरूरत की डिमांड बढ़ती गई रेमडेसिविर की उसी तरीके से वैसे इसकी डिमांड को बढ़ा के कालाबाजारी को इसका अपना मूर्त रूप दिया गया जी। इसमें कई बिल्कुल महिपाल, ऐसे लोगों ये के खिलाफ जानना चाहेंगे उदयपुर में क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है? जी अभी तक इसमें 15 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिनके ऊपर 420 एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है जिनकी जमानत याचिकाएं भी खारिज हो रही है। जी बिल्कुल महिपाल, इस खबर जी ये बताना चाहूंगा कि जी बोलिए महिपाल। इस महामारी से सर दूसरी बात अगर देखी जाए तो दूसरी लहर के साथ शहर से लेकर गांवों तक इसका संक्रमण फैल चुका है और अभी तक भी गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं रेमडेसिविर की किल्लत को बढ़ते हुए देखते हुए ये देखा जा रहा है और माना रहा है कि कहीं ना कहीं इसका अनर्गल अभी भी उपयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं अभी इसकी कालाबाजारी जारी है। हालांकि प्रशासन ने अपने पूरी तरीके से इसके ऊपर निगाह बनाए रखी है। जी बिल्कुल महिपाल, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं अलवर का। स्वदेश कपिल हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। स्वदेश, आपसे जानना चाहेंगे अलवर में क्या कुछ हालात हैं इस समय? उमंग, आपको बताना चाहूंगा जब से ही कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता गया है वैसे ही कालाबाजारी ने अपने पैर पसार लिए। वैसे तो भारतीय बाजार में कालाबाजारी कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन जब महामारी के दौर में भी कोई कालाबाजारी करे तो भारतीय संस्कृति पर जरूर सवालिया निशान लग जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अलवर टॉप मोस्ट राजस्थान के 4 जिलों में शामिल है जहां कोविड-19 पेशेंट बढ़ते गए, ऑक्सीजन पे कालाबाजारी हुई, हंगामा हुआ। शहर विधायक कलेक्टर के चैम्बर में जाके धरने में बैठे, जब कहीं 6 घंटे बाद ऑक्सीजन चालू हुई। वहीं 2 बड़े हॉस्पिटलों ने अपने बाहर बोर्ड लगा दिया इस कालाबाजारी को लेकर कि भैया हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हम ये नहीं लेंगे। प्रशासन बुरी तरीके से विफल नजर आया इस पूरी कालाबाजारी में। जहां जो ऑक्सीमीटर 400 साढ़े 400 रुपए का बिकता है उसकी रेट बढ़ गई करीबन 1500-2500 रुपए। पीपी किट पहुंच गई 2500 पे आपके। और छोटे छोटे जो सांस लेने के जो जैसे रेगुलेटर होता है जो ऊपर लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर पे, उसी की रेट 2500 रुपए होगी जो कि खुले मार्केट में 700 से और 1200 रुपए के बीच बिकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर इतना बड़ा सेंटर है, यहाँ पर आइनॉक्स जो ऑक्सीजन सेंटर है जहाँ केंद्र ने हस्तक्षेप कर लिया क्योंकि यहाँ पहले से कालाबाजारी चल रही थी। दूसरी ओर देखें तो यहाँ जितने भी बड़े घराने हैं उन्होंने अपने यहाँ सिलेंडरों को भर के रख लिया कि जब भी जरूरत होगी हम उसको यूज कर सकेंगे। तो इस शहर से सारे के सारे सिलेंडर गायब हो गए और कालाबाजारी का मापदंड बताऊं 10 से लेकर सीधे 100% में चला गया क्योंकि अलवर में जितने भी हॉस्पिटल हैं बड़े या छोटे उनमें नोएडा, अपने गुड़गांव, दिल्ली और यहाँ के मरीज आ गए। डॉक्टरों ने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने ऐसे मरीजों को भर्ती दिखा दिया जो कि थे ही नहीं और मतलब बेड बिके हैं यहाँ पर 2.5 से 3 लाख रुपए में जी। और आगे मैं बताता हूं आपको इस कालाबाजारी का कि जहां जो ऑक्सीजन सिलेंडर 8,000 का अब तक मिलता था जिसकी 50-50, 60-60 हजार रुपए में बिका। प्रशासन नकेल कस रहा था पर पूरी तरह से उसकी धराशायी हो गया क्योंकि
जो कालाबाजारी वाले लोग थे वो बाहर से आते और यहाँ के सारी गैस को उठा ले गए। जी। दूसरी ओर आप देखें तो सरकार और केंद्र सरकार के बीच इतनी खिंचाई जारी हुई कि आइनॉक्स जो 80% राजस्थान को दे रहा था, पहले उससे पहले 60% मिली, 20% दिल्ली के लिए सप्लाई हुई। दूसरे सैनर्जी स्टील है यहाँ, उसमें सिलेंडर बिकने लग गए। इस सब को देखते हुए सिख समाज और जैन समाज आगे आया, जिन्होंने इस कालाबाजारी को नकेल कसने की कोशिश की और अपने अपने सेंटरों से ऑक्सीजन सिलेंडर मानवता को बचाने के लिए दिए। महत्वपूर्ण बात बताता हूं जी कि जहां ऑक्सीजन की कालाबाजारी प्रशासन मतलब जो रोक लगाने वाला था, वो बिल्कुल इस आपदा में जो व्यापार करने वाले थे, उन्होंने करीबन 20-30 गुना रेटों पर बेचकर इस मानवता को शर्मसार कर दिया। चूंकि यहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान में तीसरा था, जोधपुर, जयपुर और अलवर। आज भी अलवर तीसरे नंबर पे है। आपको यहाँ बता दूं, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, टेमीफ्लुएंजा नहीं मिल रहा है। मतलब जो इंजेक्शन जरूरत होती है जिनकी कोविड पेशेंटों को दूसरी वेव में, उनको बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आपको एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूं कि अलवर में जितना भी जो एरिया है हरियाणा बॉर्डर और इधर यूपी बॉर्डर से सटा हुआ है जी, वहां के लोगों ने यहाँ आकर मतलब डॉक्टरों ने अंदर ही अंदर इतना मामला बिगाड़ दिया कि बेड बिकने लग गए जिनकी कीमत होगी 5 से 7 लाख रुपए। उनके मरीज यहाँ भर्ती हैं। हमारे यहाँ 1500 मरीज मतलब इधर उधर भर्ती हैं। टोटल हमारे जो आईसीयू सेंटर है उसमें 20 से 25 मरीज हैं। और यहाँ करीबन आपको बता दूं, राजस्थान के ऐसे 20-25 ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके रिश्तेदार भर्ती हैं, जिनके लिए प्रशासन पंगु होता नजर आया। सीएमएचओ लगातार बस केवल नोटिस देने की कार्रवाई करते रहे। दूसरे जिला कलेक्टर की बात करें तो उन्होंने केवल अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें तो राज्य सरकार निर्धारित करती है, और उन्होंने कहा कि संभागीय आयुक्त जयपुर ही तय करते हैं कि किस तरह ऑक्सीजन का बंटवारा हो। वहीं अभी हाल ही परसों के दिन भिवाड़ी में 2 हॉस्पिटल हैं, उन पर सीएमएचओ द्वारा लगाम लगाई गई है कि वो कोविड मरीजों को भर्ती नहीं करे। वहीं टपूगढ़ा का अंजुमन हॉस्पिटल सुर्खियों में रहा, चूंकि उसने गुड़गांव, दिल्ली और नोएडा के मरीजों को 10-10 लाख रुपए में बेड बेचे हैं, जिस पर कोविड की कार्रवाई अभी जारी है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, सरकार के सहयोगी तिजारा विधायक ऑक्सीजन बंटवारे को लेकर, इस बड़ी कालाबाजारी को लेकर उन्होंने धरना दिया और आइनॉक्स सेंटर पहुंच गए। जब तक यहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मैं ऑक्सीजन नहीं जाने दूंगा। ये खबर हमारे चैनल पे और अन्य चैनलों पे सुर्खियों में आई। जी उमंग। जी बिल्कुल स्वदेश, जानना चाहेंगे कि अभी इतने सारे मामले अलवर से उजागर हुए हैं, तो ऐसे कितने लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और आगे इस तरीके की चीजें ना देखने को मिले उसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? प्रशासन ने केवल अभी इतनी तैयारी की है कि सैनर्जी, हमारे यहाँ आधा दर्जन से अधिक ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनमें ऑक्सीजन डेवलप की जाती है, बनाई जाती है जी। तो वहां अधिग्रहण कर लिया है, पर बंटवारे को लेकर वो बिल्कुल मतलब लापरवाही कहें या उनकी अनसुलझी पहेली कहें कि वो बंटवारा नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ अलवर मरीजों के मामले में टॉपर है। हमें जब 200 सिलेंडर मिल रहे थे, जब भरतपुर में कोई व्यक्ति नहीं था मरीज, जब वहां 300 सिलेंडर सप्लाई हो रही, जब प्रशासन से पूछा गया कि ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि सब ये संभागीय स्तर पर हो रहा है, जबकि कालाबाजारी चरम स्तर पर पहुंच गई। उमंग जी। दूसरी ओर आपको बताऊं मैं, यहाँ पर जो सिलेंडर अब तक आ रहे थे उनको रोक लगाकर जैसे अजमेर, नागौर, जोधपुर और उदयपुर, भीलवाड़ा तक भेजा गया है। क्योंकि यहाँ के जो कालाबाजारी वाले 3 ही एजेंसियां हैं शहर में, वो अपने सिलेंडरों को इकट्ठा करके उन्होंने जयपुर भेज दिया या गुड़गांव वालों को भेज दिया। जी बिल्कुल स्वदेश, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि कालाबाजारी का खेल अलवर में चल रहा है और प्रशासन हालांकि कार्रवाई कर रहा है लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रहा है जिस लेवल पर करनी चाहिए। तो यहाँ पर जरूरी है प्रशासन सख्त हो जाए ऐसे लोगों के ऊपर, और साथ ही साथ ऐसे लोग जब तक पूरी तरीके से इनका नेटवर्क ध्वस्त नहीं हो जाएगा तब तक ये लोग ऐसे ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ में आप जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक कर लेते हैं भीलवाड़ा का। राहुल कौशिक लगातार हमारे साथ बने हुए, उसके बाद हाल जानेंगे बांसवाड़ा का। फिलहाल राहुल, आपके पास आना चाहेंगे। भीलवाड़ा में इस समय क्या कुछ स्थिति है और इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारी कर रखी है? राहुल। जी उमंग, भीलवाड़ा में अप्रैल में जो स्थिति थी कि
कहीं ना कहीं बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, वो इस बार अभी थोड़े दिन बाद अप्रैल जैसे से खत्म होता गया। अप्रैल के अंत तक प्रशासन ने सारी तैयारियां पूर्ण कर ली, ऑक्सीजन की कमी भी पूरी कर दी, जहां बेड्स की कमी थी उनको कर दिया गया। 100 बेड अभी अग्रवाल भवन में बनाए गए हैं प्रशासन की तरफ से। इस प्रकार की कई प्रकार की तैयारियां प्रशासन ने की है। और उमंग, जहाँ कालाबाजारी की बात की जाए तो थोड़े दिन पहले 2 नर्सिंग स्टूडेंट पकड़ में आए थे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जो 16-16 हजार में बेच रहे थे। उससे पुलिस ने कार्रवाई करी, उनसे पूछताछ भी जारी है। अभी तो जैसे जानकारी पूरी मिलेगी पुलिस को, उसका खुलासा होता जाएगा। रही रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात उमंग, तो इसमें यह है कि जैसे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे नीड ज्यादा होती है, वहां से अगर जब पेशेंट को जब रेमडेसिविर लिखा जाता है तो वो सीएमएचओ के पास लेटर लेके जाता है और वहां से उसको दिया जाता है। इस बीच अगर कोई उसे दलाल मिल जाता है हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ, या निजी अस्पताल की जो भी साठगांठ अगर है, तो कहीं ना कहीं उनको भ्रमित करके जो रेमडेसिविर इंजेक्शन 5,500-6 हजार का आता है, वो उनको 40,000, 50,000, यहाँ तक कि 1 लाख तक में दिया जा रहा है। और उनकी मजबूरी है उसको लेना, क्योंकि वो अपने पेशेंट्स को बचाना चाहते हैं। तो कोरोना वायरस से ज्यादा घातक तो ये वो दलाल हो रहे हैं जो ये सब इस समय कर रहे हैं। जी उमंग। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से ज्यादा ये कालाबाजारी करने वाले जो वायरस हमारे देश में है, हमारे राज्य में है, वो ज्यादा घातक सिद्ध हो रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, कई जगह अस्पतालों से ये भी खबरें सामने आई हैं, और चिकित्सीय जो वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये बताया है कि कोविड की वजह से जो मौत है वो असल में दवाओं की कमी या पर्याप्त सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाई इन मरीजों को, उस वजह से अधिक देखी गई। भले ही हम राजधानी जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, जोधपुर, भीलवाड़ा, कहीं की भी बात करें, कोविड संक्रमण से मरीज अस्पताल में भर्ती तो हो रहे हैं, लेकिन वही मरीज जो उनको चीजें जरूरी हैं, भले ही वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, ऑक्सीजन हो या अन्य कोई सुविधा, वो इन कालाबाजारी करने वाले लोगों के पास उन्होंने स्टॉक करके रखी हुई है, महंगे दामों में वो बेच रहे हैं। अगर वो नहीं खरीद पा रहा उस मरीज का कोई परिजन, तो उस मरीज की क्या कुछ हालत होगी, ये आप और हम लगातार जान भी रहे। इस बारे में सरकार को भी हम बता रहे हैं, ताकि सरकार इन लोगों पर जल्द से जल्द शिकंजा कर सके। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासनिक क्या कुछ कार्रवाई अभी तक इन लोगों पर हुई है? जी उमंग, जो ये 2 ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते पकड़ में आए थे, ये अभी तक जेल में है। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, और कहीं ना कहीं एसपी विकास शर्मा का पूरा इस केस पे ध्यान है, और कहीं ना कहीं वो तह तक पहुंच के बहुत जल्द खुलासा कर सकते हैं। और जहां तक उमंग देखा जाए, प्रशासन जहां पे हाई अलर्ट मोड पे है, और पुलिस विभाग जहां देखा जाए तो इतनी मुस्तैदी से काम कर रहा है। जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं या गाड़ियां जो भी निकल रही है, उनकी पूरी जांच की जा रही है, उनको चेक किया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से आप बाहर निकले हैं, क्या कारण है आपके बाहर निकलने का। और जो बेवजह घूम रहे हैं उनको क्वारंटाइन भी उनको क्वारंटाइन सेंटर लिया जा रहा है, और नहीं तो उनको ऑफिस घर रवाना किया जा रहा है। और इसी के कारण जहां तक 7 मई का देखा जाए आंकड़ा 780 पॉजिटिव केसेस से, वो अब कहीं ना कहीं 200 तक रह गए हैं। जैसे कल 104 पॉजिटिव केस आए थे भिलवाड़ा में, और 18 मई को केवल 69 पॉजिटिव केस थे। तो पुलिस की जो तैयारी है, एसपी विकास शर्मा के निर्देशानुसार जो पुलिस काम कर रही है, पूरी जो मुस्तैदी से कर रही है, जो सख्ती पुलिस दिखा रही है, और प्रशासन जो अपना काम कर रहा है, उसके कारण से ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव केसेस में अभी कमी आई है। जी बिल्कुल राहुल, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं प्रशासन सख्त तो है, लेकिन उसके बाद भी अस्पताल के अंदर ही मौजूद ये लोग, अस्पताल प्रशासन के कई लोग इन लोगों के साथ में, कालाबाजारी करने वालों के साथ में मिले हुए, इसलिए बड़े पैमाने पर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जरूरी है, हालांकि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अभी और सख्ती की यहाँ पर बेहद जरूरत है। फिलहाल राहुल, आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं बांसवाड़ा का। किशन सेन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उसके बाद पाली के बारे में जानेंगे, वहां पर क्या कुछ हालात है। किशन, आपसे जानना चाहेंगे, बांसवाड़ा में इस समय क्या कुछ हालात है, और कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए उमंग, आपदा केंद्र में, अवसर तलाशने केंद्र में जो कालाबाजारी के कुछ दलाल होते हैं, वो कभी भी इस पूरे कारनामे करने से बाज नहीं आते। भले साल 2020 की बात हो या फिर साल 2021 की बात हो, जब भी इस प्रकार का कोविड का कहर आता है, तो कहीं ना कहीं जो दलाल होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और जो 5,000 की चीज होती है उसको 25,000 या 30,000, 35,000, 50,000 का आंकड़ा लगाकर उसके दलाल के माध्यम से बेची जाती है। हाल ही के अंदर में अगर बात करेंगे उमंग, तो बांसवाड़ा के अंदर में जो ऑक्सीजन की कमी सता रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो दलालों के माध्यम से बिके जा रहे थे। जब उसकी सूचना जब बांसवाड़ा प्रशासन को पहुंची, तो इसके बाद के अंदर में खुद जिला कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी कविंद्र सागर खुद मौके पे पहुंचे। इसके बाद के अंदर में जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो गोदाम था, उस गोदाम के बाहर के अंदर में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। जब पुलिस की मौजूदगी अंदर में ही बाद के अंदर में ऑक्सीजन की सप्लाई की गई। दूसरी अगर और बात करेंगे उमंग, तो बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है
जहां मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा सटती है, जब भी कोई मरीज ज्यादा बीमार होता है तो उसको या तो दाहोद रेफर किया जाता है या फिर इंदौर रेफर किया जाता है। तो यहाँ से जो एम्बुलेंस होती है वो एम्बुलेंस के जो चालक होते हैं, जैसे जहां पे 3,000 रुपए किराया लगता है वहां पे 12,000 रुपए का किराया मांगते हैं। अब उस समय परिजन की जो पीड़ित मरीज होता है उनके परिजनों की ये मुसीबत होती है कि उसको जैसे तैसे करके अपने मरीज को बचाना होता है। अगर उस समय अगर 5,000 की जगह अगर 12,000 भी देना पड़ता है तो वो देते हैं। कुछ ऐसा ही माजरा कल बांसवाड़ा के अंदर में भी आया है, जहां पे एम्बुलेंस के जो लोग थे उन्होंने जो 3,000 के किराए की जगह 12,000 रुपए का किराया मांगा, जिसके अंदर में एक एएनएम जो प्रशिक्षु था वो भी उसके अंदर में शामिल था। कहीं ना कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर का बेदी इस पूरे मामले के अंदर में हाथ के अंदर। बिल्कुल किशन, माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ। एम्बुलेंस क्या उन्हें अस्पताल की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही? देखिए, एम्बुलेंस हॉस्पिटल की तरफ से उनको प्राइवेट नहीं कराई गई थी। ये जो प्राइवेट एम्बुलेंस थी और इन्हीं एम्बुलेंस को ये जो लोग थे इनको दाहोद लेने के लिए यहाँ से लेके जा रहे थे। लेकिन जब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने 7,500 रुपए किराए की जगह कम से कम 12 से 13,000 रुपए मांगा तो पीड़ित ने परेशान होकर इस पूरे मामले की शिकायत डीएसटी टीम को की। जब डीएसटी टीम ने इस पूरे मामले का डिकाय ऑपरेशन किया गया, डिपरा ऑपरेशन करने के बाद के अंदर में 2 एम्बुलेंस के चालक और परिचालक और एक जीएनएम का एक प्रशिक्षु एक युवक था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल किशन, इस खबर पे आप नजर बना के रखिए। अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक करते हैं पाली का, उसके बाद बात करेंगे श्रीगंगानगर की। अनिल हमारे साथ पाली से लगातार बने हुए, श्रीगंगानगर से राकेश मितवा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और भरतपुर से संवाददाता माफ कीजिएगा राजेंद्र जती हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अनिल, आपके पास आना चाहेंगे। पाली में क्या कुछ हालात इस समय देखे जा रहे हैं? उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से पाली के अंदर इस महामारी के अंदर 2 तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पर एक तरफ जनता के चुने हुए विधायक जो ज्ञानचंद पारख है, मारवाड़ से विधायक खुशबीर सिंह है, वो मरीजों के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं। इनको फ्री में दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस कोरोना काल में कालाबाजारी का मामला भी पाली के अंदर सामने आया था, जहां पर जिले के सबसे बड़े अस्पताल बांगड़ अस्पताल के सामने जो एक दुकान थी वहां पर बड़ी संख्या में ऐसी दवाइयां बेची जा रही थी जिन पर न तो रेट लिखी हुई थी न ही इसके बैच नंबर थे। और ऐसा मामला जब सामने आया, एक व्यक्ति जो है मारवाड़ जंक्शन निवासी, उन्होंने वहां से ये दवाइयां खरीदी और उसका पूरा वीडियो बनाया और जिला कलेक्टर अंशदीप के सामने जब ये पूरा मामला लेकर के वो पहुंचे तो जिला कलेक्टर अंशदीप ने इस पूरे मामले के अंदर सतर्कता दिखाते हुए और ड्रग टीम को बुला करके ये जो संबंधित मेडिकल स्टोर है उसे 90 दिन के लिए सीज किया गया है और लाइसेंस निलंबित करने की भी कार्रवाई जो है वो जिला कलेक्टर द्वारा की गई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एम्बुलेंस के मामले में अगर बात करें तो यहाँ की जो प्राइवेट एम्बुलेंस है वो भी बड़ी संख्या में जो 4500 रुपए जहाँ रेट होती है आम किराया होता है, वहां पर 8 से 10,000 रुपए किराया लेकर के ये मरीजों को जो है वहां छोड़ने का कार्य करते हुए नजर आए थे। जहाँ पर एक मामला सामने आने पर उनके ऊपर भी जिला कलेक्टर को एक टीम बना करके अब कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही बांगड़ अस्पताल में बेड नहीं मिलने पर कालाबाजारी भी सामने आई थी, जिसके बाद में जिला कलेक्टर द्वारा एक विशेष टीम का गठन करके इन पर कार्रवाई की जो है कार्य किया जा रहा है। जी बिल्कुल अनिल, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि पाली के अंदर जिला कलेक्टर और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, इन लोगों की धरपकड़ की जा रही है। और अगर अस्पताल प्रशासन की हम बात करें अनिल आपसे, क्योंकि कई जिलों से इस प्रकार की भी खबरें सामने आई है कि अस्पताल के अंदर मौजूद जो एएनएम है, जो अस्पताल के कर्मी हैं, वो भी इन लोगों से मिले हुए, ऐसा कुछ मामला पाली से दिखाई दिया? नहीं, इस तरह के कोई मामला सामने नहीं आया है। तो यहाँ पर प्रशासन सतर्क है। यहाँ पर जो जिला कलेक्टर का कार्यालय है वो मुख्य अस्पताल से कम ही दूरी पर है, तो यहाँ से जैसे ही शिकायत मिलती है जिला कलेक्टर स्वयं जो है वो मौके पर आते हैं और इस पूरे मामले की जांच करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ऐसा कोई मामला तो फिलहाल पाली के अंदर नजर नहीं आया है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मेडिकल स्टोर पर इस प्रकार से दवाइयों के ज्यादा रेट लेने की जो है मामले सामने आए हैं। इसको लेकर विधायक ज्ञानचंद पारख ने भी नाराजगी जताते हुए कलेक्टर से कहा कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए, ताकि जिस प्रकार से इस महामारी के अंदर
तड़पते हुए मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके, उनको दवाइयां मिल सके, क्योंकि विधायक जो ज्ञानचंद पारख है वो स्वयं भी निःशुल्क अपनी ओर से यहाँ पर दवाइयां और इंजेक्शन जो है वो बांटे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अतिरिक्त बेड लगाने के लिए भी इनके द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिलहाल जो कह सकते हैं कि प्रशासन के साथ में जनप्रतिनिधि भी जुड़ चुके हैं और अब ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों पर जो है पूरी तरह से अंकुश लगाने की तैयारियां जो है यहाँ पर की जा रही हैं। जी बिल्कुल अनिल, बिल्कुल सही कहा, और ऐसे लोगों पर अंकुश लगना भी चाहिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो जनता की जान के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। फिलहाल इस खबर पे आप नजर बना के रखिए अनिल, आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं श्री गंगानगर का। राकेश मितवा हमारे साथ लगातार बने हैं, उसके बाद बात करेंगे भरतपुर की। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से तमाम हमारे साथी संवाददाताओं ने अपने अपने जिलों के बारे में बताया, कई जगह तो बहुत बड़ा घपला यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां पर अस्पताल प्रशासन के कुछ लोग इन जैसे कालाबाजारी करने वाले लोगों के साथ में मिले हुए और इस मिली भगत में नुकसान हो रहा है मरीज का। गंगानगर में क्या कुछ हालात है राकेश? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात यह है कि गंगानगर ने पिछले 3-4 सप्ताहों से बड़े कष्ट झेले हैं कोरोना को लेकर के, लेकिन पिछले सप्ताह में कोरोना का जो तीसरा सप्ताह, मई का तीसरा सप्ताह है, इसमें एक उमंग भरी खबर है, उत्साहजनक है कि प्रतिदिन रोगी जो है, अब जहां पहले लगभग 500 के करीब रोगी मिल रहे थे, अब इनकी जो रिकवरी है वो घट करके महज 250-260 के आसपास हुई। ये तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और अस्पतालों में मैं बताऊं आपको कि 16 दिन बाद करीब देखो 55 जो ऑक्सीजन के बेड हैं वो लगभग खाली हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है। 302 कल नए रोगी आए और 388 लोग ठीक होकर के घर पहुंचे, तो ठीक होकर घर पहुंचने वालों का आंकड़ा बड़ा अच्छा है। तो ये एक सुखद बात है। लेकिन दुखद बात, जैसा कि आपने लगभग सभी संवाददाता हमारे बता रहे हैं, बड़ी खोजी रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस प्रकार से जो एक कालाबाजारी का खेल चल रहा है, तो गंगानगर भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहाँ राजेंद्र मेडिकल स्टोर है, यहाँ पर 2 जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है 27-27 हजार रुपए में बेचने का एक मामला सामने आया। लेकिन जब गहराई से इसको खोदा गया तो इसके अंदर स्थानीय जो जिला अस्पताल है उसके प्रशासनिक अधिकारी हैं धीरज गहलोत, उनका पुत्र है, वो इस मामले में शामिल रहा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल के जो अंदरूनी जो कर्मचारी हैं वो इस मामले में पूरी तरह से लिप्त है, क्योंकि अब एक 4-5 हजार रुपए का जो इंजेक्शन है वो 27-27 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। तो इन लोगों का लालच कम नहीं हो रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि सरकार की ओर से इतना ज्यादा इनको पैकेजेस वगैरह सारा दिया जा रहा है, लेकिन लालच है वो इनको अंधा बनाई दिया जा रहा है। और इस जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, 2 जो कालाबाजारी के जरिए बेचने के मामले में जो मुख्य आरोपी गहलोत है, जो धीरज गहलोत है, इनके लड़के की पुलिस बेसब्री से तलाश जारी कर रखा है। और इस मामले में 3 अन्य लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां ऑक्सीजन का मामला है, तो ऑक्सीजन के मामले में भी स्थानीय एक हॉस्पिटल है, पीएमजी हॉस्पिटल है, उसके कुछ कर्मचारी हैं इस मामले में गिरफ्तार हुए। उन्होंने भी ये 250-300 रुपए का जो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, इसको 2700 रुपए में बेचने की कोशिश की थी, 3000 रुपए में 2700-3000 रुपए में बेचने की कोशिश की। तो इन लोगों को भी 2 को पकड़ा गया। हालांकि इस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि जो नगर परिषद के जो आयुक्त है, आरएएस अधिकारी हैं, वो इस मामले को सारा देख रहे हैं और अभी तक उनके जांच का प्रोसेस चल ही रहा है। लेकिन इन सभी के बावजूद भी जितने भी नकारात्मक जो खबरें हैं, हम उनको मरीजों के हित के लिए, अब एक बार नकारात्मक को छोड़कर उनके लिए खुशी की खबर ये है कि गंगानगर जिले में सबसे बड़ी बात है कि आज ही जो कोरोना का एक और हॉस्पिटल 50 बेड का भारतीय सेना ने यहाँ स्वीकृत किया है। स्थानीय जनसेवा अस्पताल है, उसके अंदर भारतीय सेना जो साधु वाली छावनी है, यहाँ का दक्षिणी कमान के जो है वो सारा का सारा वहाँ रन कर रहे हैं। उन्होंने 10 विशेष आईसीयू बेड इसमें लगाए हैं और बाकी शेष जो बेड है वो ऑक्सीजन और पूरी तरह से सारा नर्सिंग सुविधा उनकी है, डॉक्टर्स की सारी सुविधा उनकी है और सारे चिकित्सक की सुविधा उनकी है। तो ये एक बहुत ही खुशी की खबर है। और मैं जहां पर लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे, तो मैं एक साधुवाद की बात ये बताऊं आपको कि स्थानीय बिहानी शिक्षा न्यास है, उनके जो संचालक हैं जयदीप बिहानी, उनकी ओर से जिला प्रशासन को 108 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेंट किए गए हैं। क्योंकि ये जो 108 इंजेक्शन है वो काफी कीमत के हैं और उनके जो समाज ने पूरे देश भर के अंदर, माहेश्वरी समाज है, वो देश भर में इस प्रकार की जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है विभिन्न अस्पतालों में बांट रहा है। तो साथ ही साथ वो गंगानगर में भी ये बिहानी जी 108 इंजेक्शन लेके आए, वो आज ही जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को उन्होंने सौंपा है। तो मैं समझता हूं कि जहां पीड़ा देने वाले लोग
इस कोरोना काल में बहुत ज्यादा है, तो वहाँ लोग सेवा कार्य में भी जुटे हुए हैं। जी उमंग। जी बिल्कुल राकेश, बिल्कुल आपने सही कहा कि इस तरीके के लोग हैं जो दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने वाले जो समाज सेवक हैं, जो भामाशाह हैं, उनकी भी संख्या उतनी ही है। लेकिन ज़रूरत है कि पहले वाले लोगों की संख्या कम हो, ताकि दूसरे जो लोग हैं, जो लोगों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें, उनकी मदद कर सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भरतपुर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे धौलपुर की। राजेंद्र जती लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे भरतपुर के क्या कुछ हालात इस समय देखे जा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा कि भरतपुर के हालात कोरोना पॉजिटिव के मामले में कुछ केसेज में कमी आई है। 10 मई को जहां केसेज की संख्या 877 पहुंच गई थी, उसके बाद कुछ कम होने के बाद कई जो पॉजिटिव केसेज आए हैं वो 100 दिन में आए हैं। जो इसलिए खुशखबरी वाली बात है, जो 15 दिन से लोग लगातार इसकी मार झेल रहे थे, उनके केसेज में कुछ करीब 4 दिन से लगातार कमी आने लगी है जी। दूसरा, मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले जो कोरोना काल में जितनी मौतें नहीं हुई थी, इस बार से ज्यादा हुई हैं। 212 अब तक जाने जा चुकी हैं। 3 कल भी मौत हुई हैं और इन्हें आंकड़ा जारी है। लेकिन अस्पताल में जहाँ इस कोरोना जो रिकवरी रेट्स है वो जो होनी चाहिए थे, उस रेट में जरूर थोड़ी सी कमी आई है। अगर जब केसेज कम आ रहे हैं तो एक्टिव केसों की संख्या भी कुछ कम होनी चाहिए, लेकिन अभी भी उसमें प्रयास चल रहे हैं अस्पताल की ओर से कि उसमें केसों में कमी आए, उनका ट्रीटमेंट हो और मौतों की उसमें भी आंकड़ों में कमी आए। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अपने आरबीएम हॉस्पिटल में ज्यादातर केसेज भर्ती हैं, उन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऐसी जो केसेज हैं कालाबाजारी वाले और जो ऑक्सीजन गैस वाले, वो यहाँ भी हुए हैं केसेज, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में नहीं कि 1-2 केसेज आए थे। जो रक्षा जो हॉस्पिटल के जो पुलर हैं, उन्होंने मिलकर के गैस की कालाबाजारी के लिए वो प्रयास कार्रवाई की थी, लोगों को लिया था, उसका पकड़ में आ गया, तो उसके बाद वो कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी भी हुई। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मामला भरतपुर में जो आया, जो पूरे राजस्थान में चर्चित भी रहा है, वो सरकार की ओर जो वेंटिलेटर आए थे केंद्र सरकार की ओर से, उसमें से कुछ वेंटिलेटर्स खराब थे। 10 वेंटिलेटर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दे दिया गया था। उस वेंटिलेटर्स को लेकर के जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने जो मरीजों से पैसा लिया, काफी पैसा वसूल किया, वो काफी मामला पकड़ में आया, चर्चा में भी रहा था और इस सबकी नॉलेज में भी, जिस समय मामला कोर्ट में भी जा चुका है। और दूसरा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अस्पताल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी 15-20 दिन के दौरान, जो इस कोरोना काल जैसी महामारी में लोग जो परेशान रहे थे, वो सबसे बड़ी बात हुई थी कि लोगों को एडमिशन नहीं हो रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर के काफी मारामारी भी रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो राज्य के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष, वो भरतपुर क्षेत्र से विधायक हैं और भरतपुर का जो आरबीएम हॉस्पिटल है वो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा केसेज और सबसे बड़ी यहाँ सुविधाएं हैं, मेडिकल कॉलेज भी है। तो उसका परिणाम ये रहा कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री की ओर से यहाँ अस्पताल में और जिला कलेक्टर श्री मोहित गुप्ता है, तो उन्होंने इस बात को काफी फोकस किया कि मरीजों को राहत मिला, परेशानी ना हो। इस बात को लेकर के ऑक्सीजन के जो संसाधन है वो काफी संख्या में उपलब्ध कराए हैं। एनजीओ भी काफी उनसे सहयोग करने के लिए आए, आम लोगों ने भी भामाशाह बन के काफी सहयोग किया है। लेकिन अब जो करीब 15 दिन पहले जो मारामारी हो रही थी भर्ती के लिए, बेड के लिए, वो उसमें थोड़ी अब कमी आई है। जी बिल्कुल राजेश, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जहां पर कई जिलों में स्थिति खराब है तो कहीं कहीं पर स्थिति अच्छी भी है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि जहां जहां पर भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है, भले ही वो बड़े शहरों में हो या फिर ग्रामीण इलाकों में हो, तमाम जगहों पर इन कालाबाजारी करने वालों पर अंकुश लग सके ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रुक कर लेते हैं धौलपुर का। मुनेश भाखरे हमारे साथ लगातार बने हुए, माफ कीजिएगा, मुनेश धाकरे हमारे साथ लगातार बने हुए। मुनेश, आपसे जानना चाहेंगे धौलपुर के क्या कुछ हालात है? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर में अब जैसे ही स्थिति सुधार में है और एक्टिव केसों की बात की जाए तो अभी एक्टिव केस धौलपुर में 967 हैं और मौतों का आंकड़ा यहाँ पर कुल 46 मौतें हो चुकी हैं कोरोना से अब तक उमंग। और जैसे ही एक्टिव केस जो रोजाना निकल रहे थे 250, 300, 400, 500 तक पहुंच गया था ये आंकड़ा, अब घट करके महज 50 से नीचे आ गया है। और कल की बात की जाए तो कल मात्र 23 जो कोरोना के पेशेंट है वो निकल के सामने आए। और बात की जाए यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सिलेंडर
और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो यहाँ एक भी केस ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कालाबाजारी का पाया गया हो। उमंग जी बिल्कुल मुनेश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि धौलपुर प्रशासन पूरी तरीके से सचेत है, अलर्ट है और इस प्रकार के केस वहां पर नहीं पाए जा रहे। मुनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी आपने बात करी है अस्पताल प्रबंधन की, तो अस्पतालों में क्या इस प्रकार के कोई केस नजर आए या कोई व्यक्ति इस प्रकार की गुहार लगाता नजर आया? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से राजस्थान में या प्रदेश के देश के अन्य प्रदेशों में जो हालात हैं वो देखते हुए धौलपुर में काफी जो कंट्रोल किया गया है प्रशासन की तरफ से, अच्छे पुख्ता इंतजाम किए गए, बिल्कुल ऐसे केसेज नहीं आए हैं। जी बिल्कुल मुनीश, काफ़ी अच्छी खबर आपने ये सुनाई है और जाहिर सी बात है हमने अलग अलग जगहों से हमारे तमाम जो संवाददाता हैं उनसे जानकारी ली। कहीं जैसे अभी आपने बताया धौलपुर में इस तरीके के बिल्कुल हालात नहीं है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन वहाँ पर सख्त है और अलर्ट है, इसीलिए वहाँ पर ऐसे लोग कुछ भी करने से कम 10 बार ज़रूर सोचते होंगे। फिलहाल मुनीश, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से देश की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, कई लोगों के परिवारजन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। ऐसे में कालाबाजारी करने वाले उतने ही ज्यादा गुनहगार हैं जितना कि ये कोरोना वायरस गुनहगार है, क्योंकि वो लोग भी इन मरीजों की जान के साथ खेल रहे हैं। तो अब जरूरत है प्रशासन को पूरी तरीके से इन लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने की। जहां से भी इस प्रकार की कोई खबर आए, ऐसे लोगों की तुरंत धड़ पकड़ की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस कोविड काल में बचाई जा सके। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।